मुझे परेशानी होती है तो मैं किसान के पास जाता हूँ। किसान के पास क्यों सर? किसान के पास इसलिए आता हूँ क्योंकि किसान के पास हल होता है। ओके, अच्छा। तो वो हल हर अच्छा। किसान के पास है, और भारत देश में जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसका हल भी इस किसान के पास है। एकदम सही सर, करेक्ट। आज की तारीख में अगर बात करूं, अच्छा खाना मिलेगा तो अच्छा स्वास्थ्य होगा या नहीं होगा? और जो हालत हमारे किसान में या खेतीबाड़ी में हो रही है, जितना केमिकल्स, जितना इनऑर्गेनिक चीजें का इस्तेमाल हो रहा है, उससे हमारी हेल्थ और ज्यादा खराब हो रही है। एकदम सही। क्योंकि आईएमसी प्रतिबद्ध है हेल्थ को लेकर के, क्योंकि हमारे पास बहुत बेहतरीन हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमने अपनी जमीन को भी हेल्दी करना है, और इस जमीन को हेल्दी करने के लिए एक मुहिम हमने छेड़ी है, वो है आईएमसी एग्रो प्रोडक्ट्स के साथ में। तो मैं चाहूंगा शिवशीष हमारे अगले प्रेजेंटर को जरूर इनवाइट करें, जो आपको आईएमसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। जी हाँ, इसी वजह से, क्योंकि हम बहुत मात्रा में रूरल एरियाज में काम करते हैं, हमारे कई सारे वेटनरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करते हैं, यही चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैनेजमेंट ने बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एग्रोनॉमिस्ट को हमारे कंपनी में लाए हैं, ताकि आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग दी जा सके और उसका सेल्स करके आप भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे साथ स्पेशली एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनको इनवाइट करने के लिए मैं सरबजीत सर को रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू शिवशीष। मैं बात करूं उन एग्रोनॉमिस्ट की, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है अपने इस एग्रोनॉमिस्ट फील्ड का। यानी कि अगर मैं एग्रोनॉमिस्ट की बात करूं, एग्रोनॉमिस्ट वो होता है जो खेती बाड़ी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता है। तो इनको करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है इस खेतीबाड़ी का, इस खेतीबाड़ी के प्रोडक्ट्स के नॉलेज का, और ये नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मैं चाहूँगा अगर आप डायरी पेन लेकर के आए हैं तो ज़रूर इस नोट्स को लिखिएगा कि उन्होंने ऐसी क्या खास बात बताई है जो आप आगे जा कर के अपने फील्ड में इस्तेमाल करेंगे और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा सेल करने में बढ़ाएंगे। जी, तो इसी के साथ आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूँगा उन एग्रोनॉमिस्ट को जो हमारे साथ अभी रिसेंटली जुड़े हैं, आईएमसी के एग्रोनॉमिस्ट मिस्टर देवेंद्र मौर्य को। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर देवेंद्र मौर्य के लिए। देवेंद्र जी का सबसे अनोखे, सबसे निराले, ये मत वाले आईएमसी वाले सबके दुलारे हैं, आईएमसी वाले सबके प्यारे हैं, आईएमसी वाले। जोरदार तालियां मिस्टर देवेंद्र जी के लिए। अक्स है, मेहनती शख्स है, खुशियां लुटाते हैं, हर दिल को भाते हैं। हो गया, थैंक यू। गुड आईएमसी, कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज जैसा कि सर ने बताया, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसानों के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में। तो क्या आप लोग जानना चाहेंगे? तो सभी आपका स्वागत है। मैं ये आप लोग बहुत अच्छी तरह ये जानते होंगे, यहां पर हमारे बहुत सारे एसोसिएट्स भी होंगे जो किसान भी होंगे। हैं यहां पर? कितने लोग हैं यहां पर? काफी अच्छी संख्या है। तो किसान है तो वो गांव में भी जाते होंगे और भी किसानों को प्रमोट करते होंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो आज हम यहां पर हम अपने जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे हमारे पास
कौन सा नया प्रोडक्ट आ रहा है? तो आप लोग जानना चाहेंगे? तो स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हमारे देश की 70% जनसंख्या कहां पर रहती है? गांव में रहती है, और 30% जनसंख्या जो है वो शहरों में रहती है। अगर हम किसानों की बात करें तो किसान हमारा अन्नदाता होता है, वो हमें अन्न देता है। अगर हम अन्न की बात करें, हम रोज सुबह, दोपहर, शाम को अन्न लेते हैं। हम सभी लोग भोजन करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हम क्यों करते हैं? अगर आप जनरली देखें तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी के लिए हमें सुबह, दोपहर, शाम हमें भोजन करना होता है। ये एनर्जी कहां से आती है? अन्न में। अगर अन्न की बात करें तो ये एनर्जी आती है पोषक तत्वों से। ये पोषक तत्व कहां से आते हैं? अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्व आते हैं हमारी मिट्टी से, मिट्टी में मौजूद होते हैं। लेकिन ये पोषक तत्व हमारे पास आते कैसे हैं? अगर जनरली अगर आप देखें तो किसान जो होता है वो बीज लगाता है, वो बीज लगाता है, और बीज लगाने के साथ साथ अगर हम देखें तो वो फसल उगाता है। फसलों की अगर हम बात करें तो बहुत सारी तरह की किसान फसल उगाता है, और फिर वो अनाज हमारे पास तक आता है, और जिसको हम खाते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। क्या हम बिना अनाज के रह सकते हैं? क्या हम बिना किसान के रह सकते हैं? नहीं। अगर किसान नहीं होगा तो हम बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर हम पोषक तत्वों की बात करें, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, पोषक तत्व दो तरह के होते हैं। पोषक तत्व एक होता है जिसको बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, एक पोषक तत्व होता है जिसको हम बोलते हैं अति सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो में अगर हम देखें तो हमारे पास NPK होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और जो माइक्रो पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं अगर हम देखें मॉलिब्डेनम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, इस तरह के पोषक तत्व जो हमें चाहिए होते हैं। तो ये पोषक तत्वों के लिए हम सभी लोग करते हैं, खेती करते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि हमारा जो देश है वो कृषि आधारित देश है, और हम जो हमारी जनसंख्या है वो 70% जनसंख्या गांव में रह रही है। तो गांव में जो जनसंख्या रह रही है वो कृषि पर आधारित है, और हमारा देश में ये GDP में भी ये 25% कंट्रीब्यूट करता है। कौन करता है? हमारे किसान करते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें, अभी हम किसानों की बात करें, प्रेजेंट टाइम के किसान जो हैं वो बहुत ही मॉडर्न खेती कर रहे हैं। लेकिन अगर आज से हम 50 साल, 100 साल पीछे जाएं तो क्या आज की तरह किसान खेती कर रहा था? नहीं। आज के टाइम में अगर आप देखें तो किसान जो है वो मशीनों द्वारा खेती करता है। लेकिन अगर हम 50 साल पुरानी बातें करें, 100 साल पुरानी बातें करें, तो इस समय पर जो खेती हो रही है उस समय पर उस तरह की खेती नहीं होती थी। पहले बौरानी खेती होती थी। बौरानी खेती की अगर मैं बात करूं तो बौरानी खेती किसे कहते हैं? किसान 6 महीने खेती करता था और वो 6 महीने खेत को खाली रखता था। उसमें 6 महीने जब वो खेत को खाली रखता था तो करता क्या था? उसमें वो पोषक तत्व डालता था, पोषक तत्व डालता था, और फिर उसमें बीज लगाने के बाद उन पोषक तत्वों को वो बाहर निकालता था। जो पोषक तत्व जब डालते थे तो उसमें गोबर की खाद है, सड़ी गली चीजें वो डालता था, और उसके बाद वो उसमें से कोई ना कोई फसल लगा करके वो पोषक तत्व के रूप में, फसल के रूप में लेता था। तो अगर देखा जाए, जो 6 महीने खेती करता था किसान और 6 महीने खेत को खाली रखता था, इसे ही हम बोलते हैं बौरानी खेती। लेकिन आज के टाइम में अगर देखें तो हम मॉडर्न खेती कर रहे हैं। बौरानी खेती जो है वो आज से 50 साल, 100 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में। तो उस समय भी बौरानी खेती ही होती थी, और इसकी वजह से हमारी जो फसलें थी वो उतनी ज्यादा बेहतर नहीं हो पाती थी, हमारी पैदावार कम हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, हमारे लिए जनसंख्या वृद्धि हुई और साथ ही साथ हमारी जरूरतें भी बढ़ी। तो एक बहुत बड़ी हमारे देश की समस्या भी आई 1950 के दशक में। समस्या क्या थी? भूखमरी। भूखमरी जो थी वो इसलिए थी क्योंकि हमारे देश में अनाज उतना ज्यादा प्रयोग नहीं हो पाता था, उतना ज्यादा उपजा नहीं पाया जाता था। वो इसलिए क्योंकि
खेती जो होती थी वो पुरानी विधि से होती थी। ठीक है जी। अगर हम देखें तो जैसे ही 1960 का दशक आया, उस समय पर हमारे देश में हरित क्रांति आई, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। अगर हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति की वजह से ही आज हमारा जो किसान है इतनी बेहतर खेती कर पा रहा है, इतनी उन्नति कर पा रहा है, वो आज के टाइम में ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा कर पा रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारे देश में एक डॉक्टर थे जिनको फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कहा जाता है, जिनका नाम है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। उन्होंने ही हमारे इस देश में ग्रीन रेवोल्यूशन को और ज्यादा देश के कोने कोने तक पहुंचाया। ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें है क्या, ये कैसे इसकी वजह से हमारी फसल की पैदावार बढ़ी। इसमें 4 चीजें थी। पहला था रासायनिक खाद, दूसरी थी कीटनाशक दवाएं, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है जी। तो मैं बात कर रहा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति क्यों इतनी तेजी से, उसकी वजह से फसल की पैदावार हमारी बढ़ी। इसमें 4 चीजें थी। पहली चीज थी रासायनिक खादें, दूसरी चीज थी कीटनाशक दवाएं। अगर आप रासायनिक खादों की अगर हम बात करें तो उसमें 3 तरह के खादें बनाई गई। पहला अगर हम देखें तो उसमें था यूरिया, डीएपी और बहुत सारे तरह के रासायनिक खाद, जिनकी वजह से हमारी फसल की पैदावार बढ़ी। अगर आप देखें पहले यूरिया डीएपी आज से 100 साल पहले नहीं था, यूज नहीं होता था, तो हमारी फसल की पैदावार नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसे ही यूरिया आई, डीएपी आई और किसान ने इसका जैसे इस्तेमाल किया, हमारी फसल की पैदावार क्या हुई, एकाएक तेजी से बढ़ गई। दूसरी क्या चीज थी, दूसरी चीज थी कीटनाशक दवाएं। अगर हम कीटनाशक दवाओं की बात करें तो आज से 100 साल पहले किसान क्या कीटनाशक दवाएं यूज करता था? नहीं, बिल्कुल भी कीटनाशक दवाएं नहीं होती थी। तो किसान ने क्या किया, कीटनाशक दवाओं का अपने खेतों में प्रयोग किया और उसका फायदा यह मिला कि जो कीड़ों की वजह से उसकी फसल नष्ट हो जाती थी, वो फसल उसकी बच गई और फसल की पैदावार बढ़ गई। अगर हम तीसरी चीज देखें, जो और प्रमुख चीज है, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड सीड, जिसको आप बोलते हैं संकर बीज। अगर हम देखें तो हमारे जो किसान हैं वो लगातार रिसर्च करते रहते हैं और नए नए तरह के जो ज्यादा उन्नतशील बीज होते हैं उनको विकसित करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा किसान है वो अधिक से अधिक अपनी फसल की पैदावार कर सके। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा मटर, कभी आपने देसी मटर देखी है? देसी मटर की जो फली होती है, अगर उसको देखें तो आप छोटी होती है उसमें, और उसमें 2-3 दाने या 4 दाने होते थे मैक्सिमम। लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे जो हाइब्रिड मटर आ रही है उसका फली काफी बड़ा होता है और उसमें 10, 12, 15 दाने तक मटर का होता है। और ये क्यों होता है? ये हाइब्रिड सीड की वजह से होता है। तो ऐसे ही धान में, गेहूं में और भी चीजों में इनको विकसित किया जा रहा है ताकि हमारी फसल की पैदावार बढ़ सके। साथ ही साथ अगर हम देखें, जो चौथी चीज थी जिसकी वजह से हमारी फसल की पैदावार बढ़ी, वो था सिंचाई का साधन। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सिंचाई का साधन होना। अगर हम पुराने समय में जाए, यानी कि आज से 100 साल पहले, किसान पहले सिंचाई कैसे करता था खेतों में अपनी, अगर देखा जाए तो वो कुएं से, जो जमीन के अंदर का पानी है वो सिर्फ और सिर्फ कुएं से ही निकाल सकता था, या फिर अगर हम देखें तो वो तालाबों की वजह से वो सिंचाई करता था, खेती करता था। और अगर मान लीजिए यहां पर कुआं है और कुएं से अगर 1 या 2 किलोमीटर की दूर पर खेत है तो वहां तक वो सिंचाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज के टाइम में आप देखें, जो हरित क्रांति की देन है वो ये है कि किसान सिर्फ और सिर्फ आज एक टाइम में एक बटन ऑन करता है और उसको खेत में जाता भी नहीं है और उसका खेत वो भर जाता है। तो ये सिंचाई का साधन की वजह से भी आज हमारी फसल की पैदावार बढ़ गई है। तो हरित क्रांति, अगर हम देखें, हरित क्रांति ये हमारे देश में 1960 के दशक में आई और उसके बाद से हम लगातार, जो हमारे किसान हैं वो लगातार बेहतर और बेहतर खेती करते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो हमारे लिए कभी वरदान साबित हुआ था,
आज वही हमारे लिए अभिशाप बन गया है, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक खादें और कीटनाशक दवाएं। ये दो चीजें आज हमारे लिए अभिशाप बन गई हैं और आप सभी लोगों को पता है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। जब शुरुआत में हरित क्रांति आई तो वैज्ञानिकों ने यह बताया कि आपको यूरिया का, डीएपी का लिमिटेड इस्तेमाल करना है और यह भी कहा कि आपको जब आप यूरिया डीएपी इस्तेमाल करेंगे तो आप जो पहले से यूज करते आ रहे हैं, प्राकृतिक चीजें यूज करते आ रहे हैं, उसको भी आपको समान रूप से यूज करना है, जैसे गोबर की खादें और प्राकृतिक चीजें। लेकिन किसान, आपको पता है, अगर हम देखें तो वो आज के टाइम में कुछ करना नहीं चाहता है। तो किसान ने क्या किया, लालच में उसने यूरिया और डीएपी की मात्रा को धीरे 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 बढ़ाता गया और आज के टाइम में अगर हम देखें तो उसने इसकी मात्रा को बहुत ज्यादा कर दिया है, जिसका साइड इफेक्ट, जिसका नुकसान आज हमें दिखने लगा है। तो यह था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। अगर हम देखें सिंचाई की, जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था, सिंचाई के साधन के मामले में पूरे विश्व में हम फर्स्ट नंबर पर हैं और एग्रीकल्चर लैंड की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में हम नंबर, अगर हम देखें तो नंबर हम एग्रीकल्चर लैंड के मामले में दूसरे स्थान पर हैं और सिंचाई के मामले में हम फर्स्ट नंबर पर हैं। साथ ही साथ आइए देखते हैं कि आज के टाइम में हमारी स्थिति क्या है वर्ल्ड में, विश्व में हम क्या, किस लेवल पर हैं। अगर हम बात करें गेहूं की पैदावार के मामले में पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पर आते हैं। एक टाइम ऐसा था हमारे देश में जब भुखमरी की स्थिति आई थी तो हम गेहूं और चावल दूसरे देशों से मंगाते थे, लेकिन आज हम दूसरे नंबर पर हैं। किसके कारण? हरित क्रांति के कारण। तिलहन की, जो दलहन की फसल है उसके मामले में हम तीसरे नंबर पर हैं, दलहन की फसल के मामले में भी हम तीसरे नंबर पर हैं, गन्ने के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं और जो ग्राउंड नट है उसके मामले में भी हम दूसरे नंबर पर आते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हम नंबर 1 है चाय की फसल के लिए और कपास की फसल के मामले में हम पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आते हैं। और एग्रीकल्चर मशीनरी की अगर हम बात करें, जो किसान हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट यूज करते हैं, उसके मामले में हम पूरे विश्व में चौथे नंबर पर आते हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो आज जो हमारा किसान है वो आत्मनिर्भर बन चुका है, वो अपने पैरों पर खड़ा है। कैसे? वो आज हमारा जो देश है हम अपने लिए अनाज यहीं पर उगा रहे हैं और साथ ही साथ पहले जब हम दूसरे देशों से जो आयात करते थे, आज के टाइम में हम निर्यात करते हैं और निर्यात के मामले में पूरे विश्व में हम टॉप 10 में हैं, 8वें नंबर पर हैं। और पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो जो हमारी हिस्सेदारी है निर्यात का वो हमारा 6% है। साथ ही साथ अगर देखें संभावनाओं की बात करें कि जो हमारा किसान है उसके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर आप देखें हमारा देश जो है, हमारे इस देश में हर तरह का मौसम है, हम 12 महीने तरह तरह की खेती कर सकते हैं, हमारा किसान तरह तरह की खेती कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो सब्जियों के मामले में पूरे विश्व में हम आते हैं दूसरे नंबर पर उगाने के मामले में और फलों को उगाने के मामले में हम पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आते हैं। संभावना यह है कि जिस पर हम सेकंड हैं उसमें हम फर्स्ट आ सकते हैं। क्यों जी? साथ ही साथ अगर हम देखें तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज हमारे पास एक सबसे बड़ी चीज है, हम बेहतर तो हैं, हम कहीं ना कहीं सेकंड तो हैं, लेकिन क्वांटिटी के मामले में आज हम क्वालिटी के मामले में पिछड़ रहे हैं। यही आज हमारे किसान की सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो किसान है हमारे, वो बेहतर तो कर रहे हैं लेकिन उनके साथ में चुनौतियां भी हैं। आज के टाइम में जो हमारी खेत है वो कम होते जा रहे हैं। आप देखें जो शहरीकरण है वो लगातार बढ़ रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्वांटिटी में तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास क्वालिटी ना के बराबर है, क्योंकि हम क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, क्वालिटी पर फोकस नहीं करते हैं। जैसा कि अगर आप देखें किसान जो है वो चाहता है कि उसकी फसल की पैदावार बढ़े, तो उसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो कभी नहीं चाहता है कि उसकी फसल की पैदावार भी बढ़े और क्वालिटी भी बढ़े।
और उसके लिए अगर आप देखें तो किसान इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अपने खेतों में यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करता है, और उसकी वजह से जो हमारी फसल होता है, अनाज होती है, उसकी क्वालिटी लो होती जाती है। और सबसे बड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे किसानों के लिए वो ये है कि आज के टाइम में जमीनें घट रही हैं, और हमारे पास एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें आज एक दूसरे हरित क्रांति की जरूरत है। हमने पैदावार बढ़ानी है और ज्यादा से ज्यादा करनी है। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो इसकी वजह से अगर हम देखें, अगर जैसे मान लीजिए हम किसान के पास जाते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, बातें करने के लिए, तो हमें किसान के बारे में बहुत सारी बातें पता होना चाहिए। उसकी परेशानियां क्या हैं, वो कैसे खेती करता है, या उसकी पैदावार आज के टाइम में कम क्यों हो रही है। किसान अपने खेतों में आज के टाइम में परेशान है। क्यों परेशान है? अभी आप देखेंगे यहां पर एक किसान है, आपके सामने एक किसान है, कितना परेशान सा दिख रहा है। आइए हम जानते हैं किसानों की परेशानियों के बारे में। अगर हमें किसानों की परेशानियों के बारे में पता होगा तभी हम उनकी परेशानियों को दूर कर पाएंगे, और अगर हम उनकी परेशानियों को अपने प्रोडक्ट की सहायता से दूर करेंगे तो किसान का फायदा होगा। तो आइए जानते हैं हम परेशानियों के बारे में। आज किसान की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो उसका है इन्वेस्टमेंट। उसका लागत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो क्यों बढ़ गई है? अगर हम देखें, जो हमारी मिट्टी है उसकी गुणवत्ता जो है वो लगातार कम होती जा रही है। इस वजह से तो लागत, उसने अपने आप लागत वो बढ़ा रहा है। वो कीटनाशक दवाइयों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, वो यूरिया डीएपी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी का जो क्वालिटी है वो लगातार कम होती जा रही है। मिट्टी की गुणवत्ता अगर कम होगी तो उसको ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा उतनी सेम पैदावार के लिए। तो आज के टाइम में लागत तो बढ़ गई है, लेकिन उसकी जो पैदावार है वो कम होती जा रही है। उसकी वजह जो खास है, आज हमारी मिट्टी कमजोर हो रही है। तो यहां पर हमें यह ध्यान देना होगा कि जो किसान है उसकी मिट्टी, अपनी मिट्टी के लिए काम करे। अगर उसकी मिट्टी बेहतर होगी तो उसको वो अपनी पैदावार को बेहतर कर सकता है। आज के टाइम में जो किसान है वो कॉम्पिटिटिव हो गया है। किसान क्या करता है, वो अपने पड़ोसी को देखता है, अगर पड़ोसी उसका ज्यादा अधिक यूरिया डीएपी इस्तेमाल करता है तो वो भी इस्तेमाल करता है। तो कॉम्पिटिटिव होने की वजह से आज के टाइम में किसान अपने खेतों में बहुत अधिक मात्रा में यूरिया डीएपी का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे किसान हर तरह के फसलों में कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं, और घास को मारने के लिए दवा यूज करते हैं, फफूंदी नाशक यूज करते हैं। इस तरह से बहुत सारे कीटनाशक दवाइयों को यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फसल की पैदावार कम होती है। वो क्यों कम होती है? क्योंकि रोगों की वजह से उनकी फसल नष्ट हो रही है। सिंपल सी अगर आप देखें, हमारी फसलों में रोग लगते क्यों हैं? जब मौसम में, टेम्परेचर में बदलाव आता है तो हमारे फसलों में रोग लगते हैं। रोग लगने के 3 कारण होते हैं। जनरली अगर हम देखें तो फफूंदी की वजह से रोग लगते हैं, बैक्टीरिया की वजह से रोग लगते हैं, और तीसरे जो मुख्य होते हैं वो होते हैं कीट, जो कीड़े होते हैं। हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इनको यूज करके, हम दवाओं का यूज करके करते तो हैं, लेकिन आज के टाइम में जो ये कीड़े होते हैं, जो कीटनाशक यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट हो गए हैं। यानी कि इनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और एक बार के बाद उन पर वो उन दवाओं का असर नहीं पड़ता है। तो इस वजह से भी आज के टाइम में किसान इन दवाओं का उपयोग ज्यादा करने लगा है, जिससे उसकी लागत बढ़ गई है, और यह भी एक प्रमुख परेशानी है उसकी। साथ ही साथ अगर हम देखें, जो हमारी मिट्टी है उसकी नमी कम होती जा रही है। आप देखें, ग्लोबल वार्मिंग, आप सभी लोग जानते होंगे, पर्यावरण में हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमारी मिट्टी में भी लगातार टेम्परेचर की वजह से, धूप की वजह से पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, और हमारी मिट्टी में नमी कम होता है, और दिन ब दिन जो जलस्तर है वो भी हमारा नीचे जा रहा है। तो एक वजह यह भी है कि हमारे खेतों में नमी कम होती जा रही है। अगर हम नमी को किसी तरह से बढ़ा दें, दूर कर दें, तो हम किसानों की इस तरह से मदद कर सकते हैं। मृदा की स्वस्थ गुणवत्ता कम होना, तो आज जैसा कि मैं बात कर रहा था कि जो हमारी मिट्टी है वो लगातार कमजोर हो रही है। किसकी वजह से? यूरिया की वजह से और डीएपी की वजह से, साथ ही साथ बहुत सारी कीटनाशक दवाओं को यूज करने की वजह से। ऐसा क्यों हो रहा है?
नॉर्मली अगर देखें तो जब कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाता है खेतों में, मिट्टी में ये जब जाता है तो हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो हमारी मिट्टी को रिसाइकिल करते हैं, जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, दिन ब दिन इनकी संख्या कम होती जा रही है। आज से अगर हम 20 साल 30 साल पुरानी बातें करें तो आपने देखा होगा पहले खेतों में केचुए पाए जाते थे। केचुए वो क्या करते थे, वो मिट्टी के अंदर गड्ढा बना के रहते थे और हमारी मिट्टी को पोला करते थे, नर्म करते थे, हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाते थे। लेकिन जैसे ही किसान ने कीटनाशक दवाइयों का यूज किया, सारे के सारे जो केचुए थे वो खत्म हो गए और अब धीरे धीरे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं, उनकी संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। और अगर हम इसी तरह से कीटनाशक दवाओं का और रासायनिक खादों का अगर हम उपयोग करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी मिट्टी बंजर हो जिंदगी IMC